सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बारे में दो मफरूज़े हैं। एक पाकिस्तान ने कराया और ये जाफर एक्सप्रेस के अगवा का बदला था। ट्रेन का अगवा एक टेक्निकल काम होता है। कोई दहशतगर्द जमात ये इस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक इसे किसी मुल्क की मदद हासिल न हो। इंडिया ने BLA को तैयार किया, हर किस्म की सपोर्ट दी और ये ट्रेन अगवा करने में कामयाब हो गई। पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई और इसने पहलगाम में भारत की बेइज्जती करके इसका बदला ले लिया, वगैरह वगैरह। दूसरा मफरूजा ये मोदी का फॉल फ्लैग ऑपरेशन था और इसका मकसद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके इसे माशी टेक ऑफ से रोकना था। दोनों में कौन सा मफरूजा दुरुस्त है ये फैसला वक्त करेगा, ताहम ये तय है मोदी ने इसको मौका बनाया और इसे RSS की 7 साला तकरीबात और खुद को ताहयात वजीर आजम बनाने के लिए बतौर ट्रॉफी इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये मंसूबा बज़ाहिर परफेक्ट था, लेकिन इसमें दो खामियां थी। पहली खामी 1971 का सानिया था। पाक फौज ने आधा मुल्क गवाकर ये सीख लिया था कि हम साइज, बजट और वॉर मशीनरी में भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। हम सिर्फ ट्रेनिंग, मेरिट और मुस्तकबिल की स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ही अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन से लड़ सकते हैं। पाक फौज को यह भी मालूम हो गया इंडिया बांग्लादेश तक नहीं रुकेगा, ये बाकी पाकिस्तान को भी तोड़ने की कोशिश करेगा। लिहाजा फौज ने हर सूरत अपने आप को बचा कर रखना है ताकि मुल्क बच सके। चुनाचा फौज ने पिछले 50 बरसों में ट्रेनिंग, आलाते जंग और भारत तीनों से गफलत नहीं बरती। 2019 के पुलवामा वाक़े के बाद फौज ने फिजाई बर्तरी के लिए भी दिन रात एक कर दिए। इन्हें हुकूमत से रकम मिली या नहीं, मगर ये मिसाइल प्रोग्राम, एयरफोर्स और साइबर वॉरफेयर पर सरमायाकारी करती चली गई। आप इसका नतीजा 10 मई को देख लें। दूसरी खामी, नरेंद्र मोदी ये फरमाइश कर बैठा पाक फौज पिछले 45 बरसों से हालत जंग में है। अफगान वॉर से लेकर फितना अल ख्वारिज तक फौज और ISI ने एक दिन सांस नहीं लिया। ये हर रोज हालत जंग में रही और ये जंग 3 तरफा थी, आलमी अंदरूनी सियासत और दम तोड़ती मईशत। इन 45 बरसों में फौज और ISI दोनों हर किस्म के हालात के लिए ट्रेन हो गई, जबकि इसके मुकाबले में इंडियन आर्मी ने 1971 के बाद कोई जंग नहीं लड़ी थी। कारगिल वॉर में भारतीय फौज ने थोड़ी बहुत हिलजुल की, लेकिन ये पाकिस्तान जैसे मुल्क से लड़ने के लिए काफी नहीं था। रॉ की तमाम तर प्रैक्टिस भी पाकिस्तान में धमाकों और तालिबान और BLA की मदद तक महदूद थी, जबकि इसके मुकाबले में ISI को मुसलसल CIA और MI6 के साथ काम का मौका मिला और ये 40 साल KGB और मोसाद का मुकाबला भी करती रही। इस प्रैक्टिस ने इसे रॉ के मुकाबले में बहुत पुख्ता कर दिया। पाक फौज की एक और बढ़तरी ड्रोन्स और साइबर टेक्नोलॉजी थी। दुनिया में ड्रोन्स का इफ्तिताह भी पाकिस्तान से हुआ था। जून 2004 में जनूबी वजीरिस्तान में दुनिया का पहला ड्रोन हमला हुआ और ये इसके बाद होते चले गए। पाकिस्तान ने इसमें बहुत नुकसान उठाया, लेकिन ये ड्रोन टेक्नोलॉजी सीख गया, जबकि भारत ने यह टेक्नोलॉजी सिर्फ खरीदी थी, बुकती नहीं थी। पाकिस्तान ने पिछले 25 बरसों में दुनिया के मोस्ट वांटेड मुजरिमों और खतरनाक तरीन ऑर्गेनाइजेशंस को भी भुगताया। इनमें अलकायदा, दाइश, तालिबान और TTP शामिल हैं। इसने भी अवाम, फौज और ISI के आसाब मजबूत कर दिए। पाकिस्तान को एक और बढ़तरी चीन की शक्ल में भी हासिल थी। चीन टेक्नोलॉजी में अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करता है। इसने 40 बरसों में $1 ट्रिलियन की वॉर इंडस्ट्री डेवलप कर ली, लेकिन इसने क्योंकि कोई जंग नहीं लड़ी, लिहाजा ये अपना असला टेस्ट कर सका और ना दुनिया को बेच सका। पाकिस्तान पिछले 10 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता चीन की टेस्टिंग ग्राउंड बनता चला गया। हमें इसके 2 फायदे हुए। हमें आलमी मार्केट के मुकाबले में 10% रकम में जदीद तरीन असला मिलने लगा और दूसरा, वॉर टेक्नोलॉजी में चीन का हम पर इन्हिसार बढ़ता चला गया। मैं आपको समझाने के लिए 2 मिसालें देता हूं। भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे। इसे 36 तैयारे $9 बिलियन में मिले। गोया इसे एक तैयारा $250 मिलियन में पड़ा, जबकि हमने चीन से $35 मिलियन के हिसाब से J-10 तैयारे खरीदे। दोनों की कीमत में 8 गुना फर्क था। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 खुद बना लिया। आप अब फर्ज कीजिए 7 मई और 10 मई को अगर J-10 और J-17 गिर जाते तो किसका ज्यादा नुकसान होता, पाकिस्तान या चीन? पाकिस्तान इसके बावजूद बच जाता क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर है, दुनिया फौरन जंगबंदी करा देती। लेकिन अगर चीन के तैयारे गिर जाते तो इसकी $1 ट्रिलियन की वॉर इंडस्ट्री खत्म हो जाती। लिहाजा इसने हर सूरत हमारा आउट ऑफ द वे साथ देना था, क्योंकि इससे इसे अपनी टेक्नोलॉजी के वॉर टेस्ट का मौका मिल रहा था और कामयाब
कामयाबी की शक्ल में इसे पूरी दुनिया की मार्केट भी मिल जानी थी। दूसरा, चीन ये भी जानता था कि अगर भारत जीत गया तो इसका अगला हदफ चीन होगा। ये माशी और अस्करी दोनों शोबों में पहलवान बन जाएगा और फिर हमें हिलने नहीं देगा। पाकिस्तान ने चीन की इन दोनों मजबूरियों का भरपूर फायदा उठाया। नरेंद्र मोदी का 10 मई की हार में कोई कसूर नहीं था। इसकी जगह कोई भी होता तो मार खा जाता। क्यों? क्योंकि भारत हर साल अपनी फौज पर $80 बिलियन खर्च करता है, जबकि हमारी फौज को सिर्फ $8.5 बिलियन मिलते हैं। भारत के पास जदीद तरीन तोपें अर्जुन और बुश्मा, जदीद तरीन जहाज राफेल, मजबूत तरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल S-400 और इसराइल के जदीद ड्रोन्स हार्प भी हैं। इसकी फौज की तादाद 14 लाख है और इसके खजाने में $600 अरब पड़े हैं। लिहाजा ये तकब्बुर में क्यों ना आता। हमने इंडिया को 2019 में आध घंटे में जमीन पर लिटा दिया था। ये भारत के लिए बड़ा सेटबैक था। मोदी ने इसके बाद एयरफोर्स में राफेल शामिल किए और मुतमईन हो गया। लेकिन पाकिस्तान महदूद बजट के साथ आगे बढ़ता रहा और इसने तैयारों और ड्रोन्स की कम्युनिकेशन हैक करने में कमाल हासिल कर लिया। लिहाजा पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह इंडियन एयरफोर्स का पूरा सिस्टम जाम कर दिया। हमने भारत की 70% बिजली बंद कर दी और रडार सिस्टम मुंजमद कर दिया था। यहां तक कि हमारे तैयारे दिल्ली तक पहुंच गए और वहां अपना पेलोड खाली करके वापस आ गए। इस जंग में इंडिया के 7 तैयारे और 26 एयर बेसेस तबाह हो गए, जबकि हमारे किसी पायलट और किसी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या ये मौजज़ा नहीं? क्या ये कमाल नहीं? और क्या इस पर पूरी कौम को सजदा शुक्र बजा नहीं लाना चाहिए? हम अब 22 अप्रैल से 10 मई के इंतहाई हसास और मुश्किल तरीन दिनों की तरफ आते हैं। 22 अप्रैल के पहलगाम के वाक़े के बाद जब भारतीय चैनल्स ने मुंह की तोपें खोली तो पाकिस्तान उठकर बैठ गया। 22 अप्रैल की शाम फौज और ISI इस नतीजे तक पहुंच चुकी थी कि हमें फौरी तौर पर जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। चुनाचा फौज ने छुट्टियां कैंसिल कर दी और तमाम अफसरों और जवानों को हाई अलर्ट कर दिया। पहला मुकाबला इंफॉर्मेशन वॉर थी। भारत ने मेजर गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, बरखा दत्त, गौरव सावंत और चैनल्स रिपब्लिक टीवी, ABP न्यूज, आज तक और NDTV को मैदान में उतार दिया, जबकि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और टीवी चैनल्स अपनी धोती संभालते रह गए। पाकिस्तानी सहाफी कंफ्यूज भी थे और डबल माइंडेड भी। चुनाचा ISPR और चंद यूट्यूबर सामने आए और उन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन बमिंग की कि इंडिया पाकिस्तान के अकाउंट्स बंद करने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने अगले दिन ज्यादा बड़ा कमाल कर दिया। इसने जियो टैगिंग के जरिए इंडिया के तमाम बड़े यूट्यूब चैनल्स पर अपना मिली तराना चला दिया। ISPR अवाम के राब्ते में भी रहा। हर किस्म की सूरत हाल पर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अवाम के सामने आते और कौम को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एतमाद में लेते रहे। ये बार बार अवाम को हौसला भी देते थे और इन्हें ये भी बताते थे कि हम जिस दिन जवाब देंगे इस दिन दुनिया देखेगी। और फिर दुनिया ने देखा। इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ पहला सामना 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात हुआ। इंडिया ने हमले की कोशिश की लेकिन पाकिस्तानी जहाजों ने इनका रास्ता रोक लिया। पाकिस्तान ने इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी जाम कर दिया। इसके बाद LOC का महाज गर्म हो गया। पाकिस्तान ने गोले मार मार कर इंडियन आर्मी का हशर कर दिया। पाकिस्तान ने इस दौरान उड़ी और बगलियार डैम्स को भी निशाने पर ले लिया। मिसाइल फिट कर दिए गए जिस पर इंडिया ने घबरा कर पानी छोड़ दिया, क्योंकि इनका ख्याल था कि पाकिस्तान डैम तोड़कर इलाके में सैलाब ले आएगा। ये सूरत हाल बहरहाल 6 और 7 मई की दरमियानी रात तक चली। इस रात अरब इसराइल जंग के बाद दुनिया की सबसे बड़ी फिजाई डॉग फाइट हुई। 125 तैयारे इस रात LOC पर थे। इसी डॉग फाइट के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के 9 शहरों पर मिसाइल दाग दिए, जिससे मस्जिदें और सिविल इमारतों को नुकसान पहुंचा और 30 लोग शहीद हो गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे गिरा दिए, जिनमें 3 राफेल भी मौजूद थे। ये दुनिया में तबाह होने वाले पहले राफेल तैयारे थे।